नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 22 जनवरी शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आज पेज 1 पर एग्ज़ाम के लिए कुछ भी काम का नहीं है। एक तो वही किसान आंदोलन की बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी है। दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जहाँ पर यह कोरोना की कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बन रही थी, आग लगी है, लेकिन ये भी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। तीसरा, शेयर बाज़ार 50,000 पॉइंट के ऊपर, लेकिन फ्रंट पेज पे लिखा है तो मतलब समझो कि इकोनॉमी वाले सेक्शन में वापस डिटेल में लिखा होगा तो उधर ही देखेंगे। तो पेज 1 पर तो काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 2 अनुसंधान, कुछ काम का नहीं। पेज 3 पर बड़ा सरकारी विज्ञापन कि आसाम सरकार वहाँ के भूमिहीन किसान यानी लैंडलेस फार्मर्स उनको पट्टा देगी। पट्टा मतलब लैंड ओनरशिप टाइटल डॉक्यूमेंट, ताकि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ ऐसा दिखा के वो बैंकों से लोन ले सके वगैरह। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और वो कौन सी जगह से करेंगे। अगर आप आसाम की स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपने तैयार करना चाहिए, वरना आगे बढ़ो। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक समाचार, आज कुछ दिखता नहीं। पेज 5 इधर भी स्टेट स्पेसिफिक समाचार में गुजरात राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं उसका एक सरकारी विज्ञापन। वहाली दीकरी योजना, मुख्यमंत्री कन्या केलवणी निधि, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना वगैरह। तो अगर आप गुजरात स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या गुजरात से आप यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले हैं तो फिर आपको यह सब पता होना चाहिए, एल्स आगे बढ़ो। पेज 6 राशि भविष्य में कुछ काम का नहीं। पेज 7 भी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 8 कॉलम्स। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर दो दो पैराग्राफ के छोटे कॉलम, उसमें एक तो वही किसानों के आंदोलन के बारे में, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। दूसरा कॉलम प्रेसिडेंट बिडेन की प्राथमिकता क्या होगी, तो वो तो हमने 2 दिन पहले ही पढ़ लिया था, आगे बढ़ो। तीसरा, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम करने की बात, उस पर कटाक्ष वाला कॉलम, लेकिन काम का नहीं। जो मेन मुद्दा था वो तो 2 दिन पहले हमने पढ़ लिया। बड़े कॉलम में एक है आनंद कृष्णन, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स पेपर 4। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता एंड पब्लिक ट्रस्ट यानी जनता का विश्वास। अगर सरकार ने ये हासिल करना हो तो क्या क्या होना चाहिए। पहला, सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, जो जानकारी उपलब्ध है उसके ऊपर फ्री एंड फेयर डिबेट, चर्चा, विवाद, विश्लेषण की अनुमति होनी चाहिए। तीसरा, ऐसी जो भी डिबेट होती है, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या जनता सरकार को लेटर लिख के भेजती हो, क्या सरकार उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया तो उस पर चर्चा करने के लिए राज़ी होती है कि नहीं, या उसको एड्रेस करती है कि नहीं। चौथा, सारी ही जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर संस्था में लोग जो काम करते हैं उनकी अपनी सत्यनिष्ठा और वो कितने ईमानदार है उस पर जनता का भरोसा कितना है। फॉर एग्जांपल, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स वो तो सरकार ऑनलाइन अपलोड करती है कि ये राज्य में इतने रेप, मर्डर और एक्सीडेंट हुए, तो वो सब जानकारी है ही, लेकिन ऐसी ट्रांसपेरेंसी के चलते क्या हमारा पब्लिक का पुलिस में विश्वास बढ़ गया है? द आंसर इज़ नो। तो सिर्फ जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने से जनता का विश्वास एक संस्था में नहीं बढ़ता, जब तक वहाँ काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर जनता कितनी आश्वस्त है। उसी तरह न्यायालय ने जो भी जजमेंट दिए वो ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोअर जुडिशरी मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट वगैरह और उसके बनाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उधर भी जनता का विश्वास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा रहता है। लोअर कोर्ट में जाने से पहले ही सीधा लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहाँ से इंसाफ हमको जल्दी मिलेगा। तो हालांकि सभी कोर्ट अपने जजमेंट ऑनलाइन अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूट में हमारी पब्लिक ट्रस्ट, विश्वास ज़्यादा है। तो उन्होंने ये कुछ आयाम बताए। अब इसी को हम किसी बात से जोड़े। फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीन हेजिटेंसी। हमने पाया कुछ दिनों से ये डॉक्टर, नर्स, बुजुर्गों ने जो वैक्सीन लेना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग आते ही नहीं। उसका एक कारण कि उनको डर लगता है कि ये बराबर से इसका टेस्टिंग नहीं, और ऐसे ही अप्रूवल दे दिया है। आजकल माहौल ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीन सेफ्टी के बारे में कोई प्रश्न पूछे कि ये भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन, उसके फेज़ 3 ट्रायल का डेटा वो सब आया है नहीं आया है, इसको जल्दी से अनुमति दे दी, तो ऑनलाइन आप अगर कोई ऐसा ही प्रश्न पूछें या कुछ चिंता व्यक्त करें तो तुरंत ही तुम एंटी नेशनल हो, जेएनयू के एक्टिविस्ट हो, इस टाइप का आप जानते हैं सब माहौल शुरू हो जाता है। इसलिए जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उस पर जो फ्री एंड फेयर डिबेट होनी चाहिए वो हो नहीं रही, जिसके चलते वैक्सीन में जो लोगों का भरोसा बढ़ना चाहिए वो सही रूप से बढ़ नहीं रहा है। तो ये सब सोचने और लिखने की ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर भी मेंस पेपर 2, 4 या निबंध में लिखना हो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आप लिख सकते हैं। पेज 8 पर दूसरा बड़ा कॉलम है फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा गया कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी उनको हम भारत में इनवाइट करेंगे कि आप अपने इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस यानी आईबीसी हमारे भारत में आप कैंपस खोलो, ताकि भारत के विद्यार्थियों को कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जाना नहीं पड़े, वो भारत में ही उनके जो कैंपस हो उधर पढ़ाई कर सके। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें चुनौतियाँ क्या है? पहली चुनौती, ऐसी अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में आएगी तो वो कोई समाज कल्याण और दयादान के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए इसलिए आ रहे हैं। तो वो अपने स्टूडेंट से भले भारतीय करेंसी में फ़ीस लेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर तो फीस वापस ही ले जाएंगे अमेरिका या यूरोप में। तो उसके चलते हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन, उसमें वो समस्या खड़ी करेगा। अब उसको रोकने के लिए कि भारत का इतना सारा पैसा विदेशों में चला जा रहा है, उसको रोकते हैं सोच के भारत सरकार यदि ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा कुछ इनकम टैक्स वगैरह मांगना शुरू करे, या फिर ऐसे नियम बनाए कि आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी है लेकिन इसमें जितना भी स्टाफ है उसमें कम से कम इतने लोग भारत के होने चाहिए ताकि उनके सैलरी का पैसा भारत में ही रहे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे इधर भारत में तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता नहीं, बहुत टैक्स की मगजमारी करते हैं, तो वो आएंगे ही नहीं। तो ये हो गई पहली चुनौती। दूसरी चुनौती, ये विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में आएंगी तो उनका वही ऑब्जेक्टिव होगा जो कि एक बॉलीवुड मूवी मेकर का होता है कि सिनेमा में सबसे ज़्यादा लोग आकर बैठे, मैं ऐसी मूवी बनाता हूँ। तो उसी तरह फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले की अपनी मैक्सिमम सीट फिलअप हो जाए, इसलिए कौन सा कोर्स लॉन्च करना है? बायोटेक्नोलॉजी का, हिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का? नहीं, वो सिर्फ एमबीए के कोर्स ही लॉन्च करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि उनको लगता है उसी में ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। जबकि भारत का अगर सही में विकास करना है तो साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ हर जगह पर बेहतर किस्म की कॉलेज के बेहतर किस्म के कोर्स होने चाहिए। नहीं कि सभी लोग अगर एमबीए करेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? तो उस पर भी सरकार ने सोचना होगा कि किस प्रकार के कॉलेज को हम अनुमति दे रहे हैं। थर्ड, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस लगाए, उनको हमारा सिलेबस हम अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन भारत में एक जो ये नेशनलिस्ट या फिर कि संस्कृताइजेशन प्रकार का जो रुख होता है, अब मान लीजिए इन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर का बीए कोर्स करवाएंगे, ऐसा कोर्स लॉन्च भी किया, लेकिन उसमें वो कौन सी कहानियाँ पढ़ा रहे हैं उस पर भी हो सकता है कि भारत के कुछ पॉलिटिकल ग्रुप विरोध करें। तो कितनी ऑटोनॉमी उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब सोचते हुए असल में ये कितना सक्सेस रहेगा ये सोचने का विषय। तो मेंस पेपर 2 और वहाँ पर पॉलिसीज़ रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन वगैरह में सोचने के मुद्दे। सो दिस इज़ पेज 8। आगे बढ़ो पेज 9। पेज 9 कॉलम में एक तो भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जीती, उसके बाद क्या विराट कोहली एक कमज़ोर कैप्टन और रेहाने उससे बेहतर कैप्टन, या किसका बैट्समैन के रूप में स्किल ज़्यादा बेहतर है, वगैरह टाइप की कॉलम बिशन सिंह बेदी ने लिखी है अपने काम के नहीं। दूसरी कॉलम है दुष्यंत दवे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने, यही किसान आंदोलन और फार्म लॉज के बारे में, लेकिन इसमें नया कुछ ऐसा जानने लायक नहीं जो हम पहले पढ़ नहीं चुके। तीसरा कॉलम विवेक देबरॉय, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, उन्होंने असेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में कि वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम पे कालाबाजारी ज़्यादा होती थी, इसलिए चीनी, चाय, कपड़ा, ट्रैक्टर, बहुत सारी चीज़ों पर असेंशियल कमोडिटी एक्ट के हिसाब से सरकार ने कदम उठाने होते थे। लेकिन ये सब में जानने लायक नया कुछ नहीं, जो हम पहले मित्रों पिछला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने ये सब बात वो कर चुके हैं कि कैसे असेंशियल कमोडिटी एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जितनी बार रेड मारी है उसके सामने रिकवरी या कितने लोगों पर पेनल्टी लगी तो बहुत कम लोगों पर लगी। वो ये दर्शाता है कि रेड का इस्तेमाल व्यापारियों को डराकर उनसे रिश्वत लेने का, या फिर कि व्यापारी 2 नंबर का काम करता हो तो भी जाके रिश्वत ले लो, लेकिन असल में उस पर कोई जुर्माना ऑफिशियली एक्शन ली नहीं जाती। तो ये कानून अपनी उपयोगिता खो चुका है। 70s के ज़माने में ज़रूरत थी, अब तो सब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा है वगैरह, तो ये कानून को हटा देना चाहिए, ऐसी सब बातें थी। आप मेरी विन 20 CSP सीरीज़ के वीडियो पावर पॉइंट हैंडआउट देख लो, उसमें ये सब कवर हो ही गया कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या था और उसके बाद सरकार ने उसमें क्या सुधार किए वगैरह। तो आज की इस कॉलम में विवेक देबरॉय ने ये जो लिखा है कुछ नया जानने लायक नहीं। फिर चले पेज 10, सब विज्ञापन काम के नहीं। पेज 11 पे भी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 12 में भी सरकारी सब विज्ञापन और इधर उधर की खबरें काम की नहीं। पेज 13 प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कोरोना वैक्सीन लेंगे और वाराणसी जो कि उनका चुनाव क्षेत्र है वहाँ जिनको वैक्सीन मिली जो डॉक्टर नर्स हैं उनसे चर्चा करेंगे। फिर वो तांडव और मिर्ज़ापुर और इस टाइप की वेब सीरीज़ पर पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की कुछ चीज़ें जारी हैं, लेकिन अभी ट्रांजिशनल स्टेज में फाइनल आउटकम आए तब पढ़ना है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उसमें एक 19 साल के लड़के ने उसके लिए 8 वोल्ट की बैटरी खरीदी थी जो कि वो बॉम्ब के साथ कनेक्ट करके उससे बॉम्ब फोड़ना था।
उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उसने दया याचिका डाली थी, तो सरकार बोल रही है कि तमिलनाडु गवर्नर उसको छोड़ना है नहीं छोड़ना है उसके बारे में जल्द ही डिसीजन लेंगे। ये भी ट्रांजिशनल, जब असल में कुछ निकल के आए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या थे वो तब पढ़ेंगे। अभी तो ये बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप की चीज़ काम की नहीं। दूध के दाम, एग्रीकल्चर के समाचार देखते हैं। ये जब भी सर्दियाँ शुरू होती है, विंटर सीजन, तो धीरे धीरे ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, कैबेज, ये धीरे धीरे उसकी सप्लाई वापस नॉर्मल होने लगती है। तो सप्लाई अगर नॉर्मल हो जाएगी तो उसके प्राइस जो पहले बहुत बढ़ गए हो थोड़े काबू में आ जाएंगे। उसी लॉजिक पर सितंबर से लेके मार्च महीने तक और धीरे धीरे ये विंटर शुरू होता है तो ज़्यादा बछड़ों का जन्म होता है, जिसके चलते मिल्क उत्पादन बढ़ता है। उसी तरह हरा घास चारा, ग्रीन फॉडर, उसकी भी सप्लाई बढ़ती है तो गाय ज़्यादा दूध देती है। तो थियरी के हिसाब से तो ये सर्दियों के मौसम में दूध की आपूर्ति बढ़नी चाहिए और उसके प्राइस कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भारत में भी नहीं हो रहा, विश्व में भी नहीं हो रहा। क्यों? उसका एक लॉजिक ये है कि क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के चलते होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज और दूसरे पब्लिक फंक्शन वो पहले से कम हो गए, तो दूध की डिमांड पहले कम हो गई थी, जिसके चलते किसान अभी भी वही डिप्रेशन वाले मूड में है और वो अपने गाय भैंस को अच्छी मात्रा में घास चारा खिला नहीं रहा। इसके चलते दूध उत्पादन बढ़ नहीं रहा और दूध उत्पादन क्योंकि बढ़ नहीं रहा इसलिए उसके प्राइस कम नहीं हो रहे। फिर चले पेज 14, वही सब किसान, कांग्रेस, टीएमसी के समाचार काम के नहीं। आर्मी जनरल MM नरवाणे का ये कहना है कि अपने रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, नए हमने हथियार खरीदने वो टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है उसके चलते वो टाइम पर हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये तो पहले से ही हमको पता है, इसमें नया जानने लायक कुछ नहीं। कि प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत के अंदर उत्पादन बढ़े वगैरह वगैरह। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहाँ पर गरीबों को गेहूँ, चावल, केरोसिन ये सब राशन की दुकान से सस्ते दाम पर दिया जाए। आंध्र प्रदेश के CM ने पाया कि राशन की दुकान में बेफिजूल में ही गरीब लोग, खासकर बूढ़े लोग और विकलांग लोग, लंबे लंबे समय तक उन्होंने लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तब जाके वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हिसाब से वो कोर्स ग्रेन हो तो 1 रुपये प्रति किलो, गेहूँ हो तो 2 रुपये प्रति किलो, चावल हो तो 3 रुपये प्रति किलो, वो सब उनको मिलता तो है, लेकिन पूरा दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये मतलब एक तो बुजुर्ग है उसकी शारीरिक पीड़ा को बढ़ाता है, और अगर घर की महिला भी इस काम में लगी है तो वो घर जाके उनको खाना कब पकाएं और दूसरे जो भी प्रोडक्टिव काम उनको करने चाहिए। तो अब से वो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द रेशन, जहाँ पर ये चावल की थैलियों को सील बंद करेंगे, उसके ऊपर स्टिकर लगाया जाएगा, बारकोड और बेनिफिशियरी कौन है वगैरह, और फिर स्वयंसेवी लोगों के द्वारा ही गरीब लोगों तक उसको घर पे ही जाके उसको दे दें, और राशन कार्ड में सब सिग्नेचर और सामने जो पैसा लेना है, ताकि लाइन में लोगों को कम खड़ा रहना पड़े। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स एक बार UPSC ने पूछा भी था और मेंस पेपर 3 सिलेबस का हिस्सा भी है, तो कोट करने लायक कि ऐसा भी हो रहा है और पूरे भारत में ऐसा करना चाहिए टाइप के समाचार आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग चले पेज 15, एक्सप्लेन सीरीज़ में। एक तो BSE सेंसेक्स 50,000 की सीमा को क्रॉस कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर आपके पास शेयर्स हैं, आप किसी और पार्टी को बेचे वगैरह चलते रहता है। ऐसे 30 बड़ी कंपनियाँ, उसके शेयर प्राइस क्या चल रहे हैं उस हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक आंकड़ा बनाया जाता है। असल में वो कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है उस हिसाब से फॉर्मूला में डालो कि 1979 में क्या था और आज की तारीख में क्या है, और फिर आप रेशो के हिसाब से निकालो आंकड़े। असल में कैसे करते काम के नहीं, सफिशिएंट टू नो कि बड़ी कंपनियों के शेयर अगर ऊंचे दाम में बिकना शुरू होंगे तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा या सेंसेक्स का आंकड़ा और ऊपर दिखेगा। तो अचानक से वो बढ़ते बढ़ते 50,000 की सीमा को भी पार कर गया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण, नए प्रेसिडेंट बिडेन जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए कुछ स्टिमुलस पैकेज और लाएंगे, तो हो सकता है कि उनके अमेरिकी लोगों को टैक्स में माफ़ी मिले, उनको खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए जाएं सीधा बैंक अकाउंट में, और वो लोग शॉपिंग शुरू करें तो भारत का भी सामान वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। बिडेन चाइना, भारत सबके साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते, तो हो सकते हैं पहले जो हमारे सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद था, उसका उल्टा करें, टैक्स कम करें आयात होने वाली चीज़ों पर, तो उससे भी हमारे बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। दूसरा कारण, कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसके चलते लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि अब तो हमें ये रोग होने नहीं वाला, तो हम बाज़ार में जाके घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। सो इट शुड पुल अप द डिमांड।
नया बजट भी आने वाला है। निर्मला सीतारमन कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले 100 सालों में नहीं आया था ऐसा जोरदार बजट में लेके आऊँगी। तो अगेन इन्वेस्टर को लगता है कि टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिलेगी, जिसके चलते लोग और शॉपिंग करेंगे वगैरह वगैरह। तो डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में सेल्स बढ़ेंगे, कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा मिलेगा। सोच के दे दनादन शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। दिस इज़ वन रीज़न वाई द शेयर मार्केट इज़ गोइंग अप। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये तेज़ी हमेशा नहीं चलेगी, क्योंकि भविष्य में जब अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व वो अपना रेपो रेट बढ़ा देगी। रेपो रेट मतलब वो लोन इंटरेस्ट रेट जिस पर केंद्रीय बैंक बाकी बैंक और दूसरे क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन में पैसा देती हो। तो धीरे धीरे इकोनॉमी जब वापस रिकवरी पे आए तो सेंट्रल बैंक ये सोचना शुरू करती है कि बाज़ार में अब मनी सप्लाई ज़्यादा और बेफिजूल में महंगाई दर और बढ़ने लगे, क्योंकि जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा हो तो थोड़ा पैसा जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में करते हैं, तो वो रेपो रेट बढ़ा देते हैं महंगाई से लड़ने के लिए। ऐसा जब भी होगा कि अमेरिका में लोन दर महंगे हो जाएंगे, तो जिन अमेरिकी निवेशकों ने भारत की कंपनियों में निवेश किया है वो क्या सोचेंगे कि अब इधर से पैसा निकाल के वापस अमेरिका ले जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की जिन कंपनियों को अब लोन में पैसा चाहिए तो अमेरिकी बैंक तो महंगा लोन दे रहे हैं, तो वो सारी कंपनियां अपने बॉन्ड इशू करेंगी कि हमको थोड़ा सस्ते में मिल जाए। तो ये लोग कि भारत का पैसा उठाकर उधर डालते हैं, उधर हमको ज़्यादा सेफ्टी है या ज़्यादा रिटर्न अच्छे बेहतर मिलेंगे अब वगैरह। तो ये सब के चलते हो सकता है भविष्य में फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल के वापस चले जाएंगे। तब ये जो अभी बहुत तेज़ी में चल रहा है ये शेयर बाजार वापस गिर भी सकता है, या जिसे कहे कि करेक्शन में कम। करेक्शन मतलब जो बहुत हवा में उड़ता और फिर उसको थोड़ा नीचे लाया जाए तो कहते हैं करेक्शन हुआ है। खैर ये कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर हर बार ये अप डाउन जाए तो हम पढ़ने बैठे, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर इकोनॉमी। एक्सप्लेन सीरीज़ में दूसरा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप का कार्यकाल था तो ज़्यादातर सरकारी समारोह वो अपने पर्सनल गोल्फ रिसोर्ट में करवाते और फिर सरकार को बिल चार्ज करते कि आपने यहाँ कार्यक्रम किया तो इतने लाख डॉलर दीजिए। तो करप्शन करते थे, लेकिन इतना अपने लिए काम का नहीं। पेज 16 विश्व समाचार। बगदाद में सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, यूक्रेन में हॉस्पिटल में आग लग गई, इटाली की सरकार माफियाओं के ऊपर एक्शन ले रही है, ये सब कुछ काम का नहीं। उसी तरह प्रेसिडेंट बिडेन ने डे 1 पे क्या काम किया, और भारतीय मूल के व्यक्ति विनय रेड्डी ने उनकी स्पीच लिखी थी तो बहुत सराहना हुई। मैंने आपको बताया ये सब अपने लिए क्यों काम का नहीं, कल मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ो। जानने लायक समाचार 2 हैं। पहला, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनीतिक या कूटनीतिक रिश्तों के बारे में ये वियना समझौता में सब लिखा है कि जो डिप्लोमेट है उसको मतलब लोकल कानूनों से उसको इम्यूनिटी मिलेगी, उसको ये स्टेटस मिलेगा, वो सब उसमें लिखा होता है। अब उस हिसाब से यूरोपियन यूनियन के अपने एम्बेसडर्स अलग अलग देशों में नियुक्त होते हैं, और वो सभी देश यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर को, किसी एक देश का ही एम्बेसडर को जितना लीगल इम्यूनिटी और डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया जाता है वो सारी चीज़ें उसको मिलती है। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद, ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तब ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर जो ब्रिटेन में थे उनको ब्रिटिश सरकार फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं दे रही है, ये बोल के कि आपका यूरोपियन यूनियन वो तो देश थोड़ी है, वो तो एक समूह है, तो आप मतलब हम आपको कैसे मान लें कि आप फुल रैंक के डिप्लोमेट है और आपको सब लीगल इम्यूनिटी और ये वाली गाड़ी मिलेगी और उसके सामने Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, वो सब आपको नहीं देंगे। तो इसलिए आपस में थोड़ा तनाव चल रहा है। मतलब असल में वो ब्रिटिश सरकार की कुछ पीछे चाल होगी कि हम जो अभी ट्रेड डील करना चाहते हैं उसमें जब तक आप ये वाली शर्तों को नहीं मानते तब तक हम ये वाला नहीं कहें। मतलब ऐसी सब सास बहू टाइप की माइंड गेम खेली जा रही है। ऐसे एक और समाचार, चाइना की अमेरिका में एम्बेसी यानी दूतावास, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया कि चाइनीज़ सरकार ने ये उइगुर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए बहुत अच्छी नीतियां बनाई, जिसके चलते अब चाइना की ये मुस्लिम महिलाएं जो एक ज़माने में बेबी मेकिंग मशीन थी, बस बच्चे पैदा करने के लिए उनका उपयोग होता था, अब वो असल में कुछ अपना बिजनेस जॉब्स वगैरह कर रही। और उसके लिए उन्होंने कोई रिसर्च पेपर आर्टिकल का लिंक भी डाला था। तो ट्विटर ने वो ट्वीट को हटा दिया कि नहीं, आप ये मतलब ये तरीका सही नहीं है और भावनाएं आहत हो रही हैं वगैरह। और चाइना की अमेरिकन एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट ट्विटर कंपनी ने लॉक कर दिया। तो ये भी दर्शाता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन किया गया उस तरह चाइनीज़ एम्बेसी ने कुछ लिखा और बैन किया गया। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया कंपनी वो ऐसी सॉवरेन एंटिटीज़ जैसे प्रेसिडेंट या जैसे कोई एम्बेसी किसी देश की, उनके ऊपर जो ये कदम उठा रही है, तो इस पर कोई क्लियर गाइडलाइन होना ज़रूरी है, वरना उनको अच्छा लगे उनके पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ के हिसाब से ऐसे चलता रहा तो इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम।
अभी ऐसी बात हुई कि जैसे जैक मा का नंबर लग गया था, कहीं ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का भी नंबर लग जाए, क्योंकि कुछ भी करना था लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ईगो हर्ट नहीं करने का था। ऐसे सब जेम्स बॉन्ड टाइप के समाचार अपने लिए काम के नहीं, आगे बढ़ो। पेज 17 इकोनॉमी, के शेप्ड रिकवरी याद करो। के शेप रिकवरी में क्या, के का एक ऊपर की बाँव होती है, उस हिसाब से ये ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ये सब ग्रो कर रहा है, और जो नीचे की बाँव है डाउन में जाती है, उस तरह से ये जिम, रेस्टोरेंट, थिएटर, वो सब उसमें ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो ये कि इंटरनेशनल रिपोर्ट से पता चला कि अभी भारत के प्रोफेशनल कौन से ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जब से सबसे ज़्यादा वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्यूर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और फिर जो बिजनेस प्रोफेशनल हैं वो IELTS परीक्षा, वो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसकी मदद से आप विदेशों में, खासकर ब्रिटेन वगैरह में आपने एडमिशन लेना हो या नौकरी के लिए जाना हो। ईमेल एटिकेट, जब ईमेल लिखा जाए खासकर बिजनेस उद्देश्य से, तो उसमें क्या, कैसी शालीन भाषा में लिखे, ऐसे सब ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं लोग। तो वो दर्शाता है कि क्योंकि अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वर्क फ्रॉम होम में सब कंप्यूटर से काम होता है, तो ये सब पढ़ना लोग शुरू कर रहे हैं। हालांकि मित्रों, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये वाला कोर्स, मतलब वो आप करेंगे तो सीधा आपको करोड़ रुपए की नौकरी मिल जाएगी। जैसे आजकल ये डेटा साइंस करके इतनी ऐड हर जगह चलती है, जैसे कि वो कोर्स करे तो सीधा करोड़ रुपए की नौकरी मिलने वाली। बीच में मुझे किसी ने ये प्रश्न पूछा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि मैं डेटा साइंस का कोर्स करूँ। आप कोई भी कोर्स करें, लेकिन पहले उसकी सही जानकारी लीजिए कि वो एडवर्टाइजमेंट के चलते आपके दिमाग में ख्याल आया है या सच में वो कोर्स इतना पोटेंशियल रखता है। वो आप उस सब का मित्रों सही से निरीक्षण कीजिए। एक ज़माने में इतने ऐड चलते थे कि एयर होस्टेस और ये सब करेंगे तो, लेकिन फिर आप जानते हैं आज क्या हालत है एविएशन सेक्टर की। तो कोई भी कैरियर डिसीजन आप लें बेशक, लेकिन सही जानकारी के बाद। अब प्रश्न, हमको ऐसी सही जानकारी कैसे मिल सकती है? तो अब जिसने भी ऐसा कोई कोर्स किया हो तो उनको आप फेसबुक, लिंक्डइन, वो सब जगह से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आप अगर 10 जने को ईमेल भेजेंगे तो एक आध तो सच बोलेगा कि हाँ इसमें मज़ा है या मज़ा नहीं है, देन यू विल गेट द क्लियर आइडिया। यूट्यूब पर कोई इसके वीडियो बनाए तो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही बोल रहा हो, वो ऐसा हो कि वो भी कोई दूसरी कंपनी का ऑनलाइन कोर्स बेचने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें और अच्छी अच्छी बोल रहा हो कि हाँ ये कोर्स करोगे तो करोड़ रुपए की नौकरी मिलेगी। डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग दैट इज़ गिवन ऑन यूट्यूब। दूसरे समाचार, वो अमेजॉन, रिलायंस, फ्यूचर कंपनी को खरीदना चाहते थे और फिर आपस में झगड़ा काम का नहीं। जायडस कैडिला जो कि एक फार्मा कंपनी है, तो वो अब धीरे धीरे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल कर रही है, लेकिन काम का नहीं। आरबीआई ने खुद कुछ पेंशन के नियम अपने स्टाफ के लिए बनाए थे, लेकिन फिर वो सब मतलब टेक्निकल चीज़ें काम की नहीं, आगे बढ़ो। उसी तरह सरकार कोल मार्केटिंग, कोयले को बेचने की क्रिया में कुछ सुधार करना चाहते, वो भी काम का नहीं जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आए। उसी तरह सब इधर उधर के फालतू समाचार हैं, कुछ काम का नहीं, सिवाय कि एक चीज़, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट से ये पता चला कोरोना लॉकडाउन के बाद हाउस होल्ड सेविंग, मतलब जो परिवार पैसा बचत करते हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। तो पिछले 20 सालों में जितनी बचत नहीं करते थे उतनी अब ये वर्ष में हमको देखने को मिलती, कि सामान्य रूप से जितना पैसा लोग बचत करते उसमें $200 बिलियन ज़्यादा उन्होंने बचत की है लॉकडाउन के चलते। क्योंकि सबको ये लगा हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा, तो खर्चे कम करो, पैसा बचत ज़्यादा करो। तो फिर इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अगर लोग पैसा बचत ज़्यादा करते हैं, मतलब वो शॉपिंग कम कर रहे हैं, अब भले अगले बजट में सरकार टैक्स में और छूट दे दे, या फिर कि ये मनरेगा स्कीम में सरकार और वेतन बढ़ा दे कि 200 नहीं 500 रुपये मजदूरों को देंगे हम लोग, लेकिन फिर भी जब तक जनता का परसेप्शन बदलता नहीं कि नहीं वापस सब हालात नॉर्मल होने वाले हैं, जिसके लिए जॉन मेनार्ड कीन्स इकोनॉमिस्ट ने शब्द प्रयोग किया था एनिमल स्पिरिट, मतलब वो पशु भावना दिमाग में जागी कि नहीं कि अब बरोबर है और जाके दे दनादन हम लोग शॉपिंग करते हैं, जो तब तक जो नहीं होगा तब तक इकोनॉमी वापस रिकवर हो नहीं सकती। एनवायरनमेंट के समाचार में ग्रीन बॉन्ड्स, बॉन्ड मतलब ऋण पत्र। किसी कंपनी को पैसा कर्जा में लेना है तो या तो बैंक में जा सकते हैं, लेकिन बैंक में अगर उनको लोन नहीं मिल रहा है या महंगा वाला मिल रहा है तो वो अपने बाज़ार में बॉन्ड इशू कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई सोलर, विंड या क्लीन एनर्जी या एनवायरनमेंट रिलेटेड कंपनी अपने बॉन्ड इशू करे तो हम कहते हैं ग्रीन बॉन्ड है। भारत में 2018 से लेकर अब तक जितने बॉन्ड्स इशू होंगे अलग अलग कंपनियों के, उसमें से लेस देन 1% बॉन्ड ऐसे थे जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए इशू किए गए थे। मतलब भारत के निवेशक उसको खास भाव नहीं दे रहे, उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका एक कारण ये है कि एक ज़माने में जो विंड पावर में बहुत सुपरस्टार टाइप की कंपनियाँ थी, सुजलॉन वगैरह, बाद में चला कि उनको भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोन की समस्या। उसी तरह अगर आप ये सोलर या विंड
पावर प्लांट शुरू भी कर दे, लेकिन उसको आप अगर जब बिजली बेचने जाए तो सरकार के सब बिजली के प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के दाम नियंत्रण ऐसे होते, किसानों को सस्ते में दो, रिहायशी इलाकों में इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते वगैरह करके असल में मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए वो सीन बनता नहीं, जिसके चलते ऐसी सब क्लीन एनर्जी कंपनियाँ वो बहुत अच्छा मुनाफा नहीं कर पाती। वो इंटरनेशनल सब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रांट में और सरकार की सब्सिडी का पैसा मिले तो ऑक्सीजन पे जिंदा है, इस टाइप की सीन बनती है। तो स्वाभाविक है जो इन्वेस्टर है वो ये सोचेगा मैं ऐसी कंपनी का बॉन्ड खरीदूं और ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट मुझे वापस नहीं करें, मैं क्यों जाऊं। एज अ रिजल्ट भारत में आपने ग्रीन बॉन्ड इशू करने हैं तो इन्वेस्टर को लुभाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊंचा इंटरेस्ट रेट आपने ऑफर करना पड़े कि 8% नहीं, मैं आपको 15% देता हूँ तब जाएगा, लेकिन फिर तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस बनते नहीं। इसलिए भारत में ग्रीन बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हो पाया, जिसके चलते क्लीन एनर्जी में अच्छे काम नहीं हो रहे। ऐसा आरबीआई का कुछ रिसर्च पेपर आया तो उसमें जो जानने लायक और लिखने लायक मुद्दे मीन्स पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉल्यूशन वो हमने जान ली। सो दैट वाज पेज 17। उसके बाद पेज 18 स्पोर्ट्स। तो ऑस्ट्रेलिया से जीतकर टीम इंडिया वापस घर आई, उसके सब समाचार, लेकिन एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर।